हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल साइकिल जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी उसमें हमने दो फेजेस देखे थे। इंटरफेज के अंदर हमने G1 स्टेज, G2 स्टेज और बीच में S सिंथेटिक स्टेज, ठीक है। 3 स्टेजेस हमने इंटरफेज के अंदर देखे थी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे M फेज, दैट इज़ माइटोटिक फेज। अब जो माइटोटिक फेज होता है उसमें जो दो टाइप्स के आपको माइटोटिक फेज देखने को मिलेंगे, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। तो दो तरह के सेल डिवीजन जो है माइटोटिक फेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बिफोर स्टार्टिंग द माइटोसिस we have to see the types of cell divisions present in various types of the cells। तो 3 तरह की जो है सेल डिवीजन प्रेजेंट होते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जो ए माइटोसिस जो डिवीजन होता है जिसको डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, वो जो डिवीजन होता है उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता और क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस नहीं होता। ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड विदाउट द अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेल डिवीजन होती है तो उसको बोलते हैं ए माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन को इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं दोनों को। उसमें माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेरेंटल सेल और डॉटर सेल के अंदर। लेकिन मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है मदर सेल से जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी सीरीज में हमारा जो फर्स्ट जो टाइप है, जो माइटोटिक फेज है, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस को इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो डॉटर सेल और मदर सेल, पेरेंटल सेल और डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरफेज जो क्रोमोसोम का जो अमाउंट था वो डबल अमाउंट हो जाता है, एंड द डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इज नाउ इक्वली डिवाइडेड इनटू द न्यूली फॉर्म्ड 2 डॉटर सेल्स। तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा पेरेंट सेल के अंदर भी और डॉटर सेल के अंदर भी, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब जो इसके अंदर जो डॉटर सेल्स बनती हैं माइटोसिस के अंदर माइटोटिक प्रोसेस के द्वारा, उसमें दीज डॉटर सेल्स आर क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली आर सिमिलर टू पेरेंट सेल। तो क्रोमोसोम का नंबर भी सेम रहेगा तो क्वांटिटेटिवली भी सेम रहेगा, और जो क्रोमोसोम्स की जो क्वालिटी थी, जो एज इट इज क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर पहुंच जाएंगे विदाउट एनी वेरिएशन, विदाउट एनी चेंजेस। तो एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो डॉटर सेल्स के अंदर जाएंगे। तो क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू द पेरेंटल सेल्स। अब जो ये माइटोसिस है, दिस माइटोसिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्ट्रैसबर्गर इन 1875। जर्मन बायोलॉजिस्ट था, इसने जो है सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद एनिमल सेल के अंदर डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही इसका नाम दिया था माइटोसिस। तो माइटोसिस जो वर्ड होता है उसका नाम ही यही है कि थ्रेड स्टेज। तो थ्रेड स्टेज का मतलब क्या है कि जो पतले पतले जो थ्रेड्स होते हैं, है ना, मान लो एक ये थ्रेड है, तो जो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं माइटोसिस के अंदर, वो माइटोसिस के अंदर वो क्रोमोसोम्स यानी कि प्रोफेज या जो इंटरफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका नाम दिया था माइटोसिस, बिकॉज द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड्स। अब जो टाइम की अगर हम बात करें कि टोटल माइटोसिस जो होती है वो कितना टाइम लगता है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से स्पीसीज के अंदर माइटोसिस प्रोसेस टेक प्लेस करती है। तो जो टाइम होता है माइटोसिस का वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, इसके अलावा टिश्यू स्पेसिफिक भी होता है और डिपेंड्स करता है कि जो माइटोसिस का टाइम हो टेम्परेचर के ऊपर भी
डिपेंड करता है। तो अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो 30 मिनट्स टू 3 आवर्स का टाइम लगता है माइटोसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब जो माइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो सोमेटिक सेल्स के अंदर भी होती है और जर्म सेल्स के, दोनों तरह के सेल्स के अंदर जो है वो माइटोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस करती है। सोमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जो नॉर्मल ग्रोथ, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एनिमल के लिए ज़रूरत होती हैं। और जर्म सेल्स वो होती हैं जो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो गोनेड्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको जर्म सेल्स बोलते हैं। जर्म सेल्स के अंदर नॉर्मली मियोसिस प्रोसेस चलती है, क्योंकि जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है जिसको गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं, उस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू किया जाता है। लेकिन जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर एक मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो एक सेल से कई सारी सेल्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव सेल्स होती हैं। तो उन मल्टीप्लिकेटिव जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस के अंदर जो है वो माइटोटिक जो डिवीजन जो होता है माइटोसिस टेक्स प्लेस करती है। तो माइटोसिस जो है वो दोनों तरह की सोमेटिक सेल्स के अंदर भी और जर्म सेल्स के अंदर, दोनों की तरह के अंदर के सेल्स के अंदर माइटोसिस प्रोसेस चलती है। प्लांट्स के अंदर अगर बात करेंगे तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जैसे रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की जो सेल्स होती हैं जो नए टिश्यू का जो फॉर्मेशन करती हैं, वहाँ पे माइटोसिस चलती है। और अगर मैन की बात करेंगे तो मैन की स्किन के अंदर, बोन मैरो के अंदर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, तो स्किन, बोन मैरो और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर माइटोसिस प्रोसेस जो है वो चलती है मैन के अंदर। अगर आपको माइटोसिस प्रोसेस को स्टडी करना है तो ओनियन जो रूट टिप होगी, वो ओनियन रूट टिप एक बहुत ही अच्छा बेस्ट मटेरियल है माइटोसिस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। अब जो माइटोसिस जो प्रोसेस होती है उसमें दो फेजेज होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और द सेल डिवीजन। जो एक्चुअली जो सेल जो है 2 पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड करती है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो पहला जो है वो कैरियोकाइनेसिस चलता है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो है सेल अपने आप को डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले डायग्राम के अंदर जो सेल तो एक ही है, इस एक सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स के अंदर, तो कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के इमीडिएट बाद वो सेल जो होती है वो सेल 2 पार्ट्स के अंदर, 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो 2 फेजेज हो गए माइटोसिस के, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना, उसके अंदर भी आपको 4 डिफरेंट फेजेज नजर आएंगे कैरियोकाइनेसिस के अंदर। तो 4 अलग अलग फेज कौन कौन से होंगे? उन 4 फेज होंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन सभी जो फेजेज होते हैं इन सब के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको प्रोसेसेस नजर आएंगी। तो पहला जो फेज है कैरियोकाइनेसिस का, फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द प्रोफेज। ये जो प्रोफेज है ये जितने भी कैरियोकाइनेसिस के फेजेज हैं उसमें सबसे लंबा फेज है, सबसे जब लंबा जो है वो टाइम लेता है प्रोफेज। अप्रोक्सीमेटली 71 मिनट्स लगते हैं ओनियन रूट टिप के प्रोफेज के अंदर, और 102 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे न्यूरोब्लास्ट सेल ऑफ द ग्रासहोपर। तो सबसे लंबा फेज है। इसके अंदर भी प्रोफेज जो स्टेज है इसके अंदर भी आपको 3 सब फेजेज नजर आएंगे। ये 3 सब फेजेज को नाम दिया गया है अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो 3 सब फेजेज जो है प्रोफेज के अंदर आपको नजर आएंगे। अब ये जो 3 सब फेजेज हैं, है ना, उसमें सबसे पहला है अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जस्ट स्टार्ट जिस टाइम पे होती है उस टाइम पे कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज इसकी हैं। सबसे पहला है कि प्रोफेज का जब इनिशिएशन होता है तो सबसे पहले एस्टर का फॉर्मेशन है। तो इस डायग्राम में आप ये वाला एरिया देखेंगे तो इसको बोलते हैं एस्टर, और उस एस्टर के अंदर आप देखेंगे कि सेंटर में तो 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल आपको नजर आएगा, 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल राइट एंगल पे
अटैच्ड होते हैं। अब इसके चारों तरफ आपको इस तरह के छोटी छोटी प्रोसेसेस नज़र आ रही हैं। ये है एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज और वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल, बीच में जो सेंट्रियोल है, ये दोनों मिलके इस स्टार शेप की जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं एस्टर। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर एस्टर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एस्टर का फॉर्मेशन स्टार्ट होने के साथ साथ इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है ना, इंटरफेज के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है वो बिल्कुल ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको क्रोमेटिड हम बोलते हैं, क्रोमेटिड या क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। वो क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है अर्ली प्रोफेज के अंदर। ठीक है, तो एक तो एस्टर का फॉर्मेशन, दूसरा है कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन। अब जो क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं, उन क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन कैसे होता है, वो होता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू। कि भाई जितना भी जो क्रोमेटिन फाइबर हैं, वो क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं, कोइलिंग इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। क्रोमेटिन फाइबर के अंदर कोइलिंग स्टार्ट होगी। कोइलिंग स्टार्ट होने के साथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, और ज़्यादा पैकिंग जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो जो टोटल अमाउंट, जो टोटल लेंथ थी क्रोमेटिन फाइबर की, वो लेंथ जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर्स। और कंडेंसेशन होता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस से। डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होके वो उनकी कॉम्पैक्टली जो है पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, अर्ली प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रियोल का पेयर है ना, देखो एक ही पोल के ऊपर सेंट्रियोल के दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन जब सेंट्रियोल का होता है तो वहाँ पे जो है दो पेयर्स बन जाते हैं सेंट्रियोल के। दोनों पेयर सेंट्रियोल्स का क्या करेंगे कि वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एक पेयर तो यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा पेयर जो है सेंट्रियोल का वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो सेंट्रियोल पेयर्स का जो है वो मूवमेंट शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। इसके अलावा सेंट्रोस्फियर का डिसअपियरेंस स्टार्ट हो जाता है अर्ली प्रोफेज में। सेंट्रोस्फियर, ठीक है ना। सेंट्रोस्फियर मैंने आपको क्या बताया था, जब सेंट्रियोल मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि जो सेंट्रियोल का जो पेयर होता है, उस सेंट्रियोल पेयर के चारों तरफ में एक फाइब्रिलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वो गामा ट्यूबुलिन के गामा ट्यूबुलिन्स के फाइबर्स होते हैं। तो ये सेंट्रियोल का पेयर एलोंग विद दिस मैट्रिक्स, इसके चारों तरफ जो मैट्रिक्स होती है, इस पूरी स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया था सेंट्रोस्फियर। तो ये जो सेंट्रोस्फियर होता है, इस सेंट्रियोल्स के चारों तरफ में जो स्फीयर प्रेजेंट होता है, वो स्फीयर जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिसअपियर होने के साथ साथ जैसे ही सेंट्रोस्फियर डिसअपियर हो जाएगा, इन सेंट्रियोल्स के चारों तरफ में क्या बन जाएंगे, एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल्स के चारों तरफ में बन जाएंगे तो वो बन जाएगा एस्टर, स्टार शेप बॉडी एस्टर। तो सेंट्रोस्फियर डिसअपियर हो जाएगा, एस्टर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेंट्रियोल पेयर्स का मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा, और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा इन द अर्ली प्रोफेज। समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि जो इंटरफेज में जो क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, है ना, क्रोमेटिन फाइबर्स, वो दो क्रोमेटिड के अंदर आपको विजिबल होंगे। कैसे कि इनिशिएट जब सेल कोई भी इंटरफेज स्टेज के अंदर एंट्री करती है ना, तो उस टाइम पे जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो सिंगल क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। लेकिन सिंथेटिक फेज के अंदर, एस फेज ऑफ इंटरफेज के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डबल हो जाता है। तो डबल होने की वजह से क्या है कि इसी सेंटर पॉइंट के साथ में दो थ्रेड्स, दो फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं, और दोनों का जो अटैचमेंट पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर के साथ में दो क्रोमेटिन फाइबर्स अटैच्ड हो जाते हैं। अब ये जो दो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स की आपस में जो कोइलिंग होती है उसको बोलते हैं माइनर कोइलिंग्स, है ना, माइनर कोइलिंग। और जब ये दोनों फाइबर
एक दूसरे के ऊपर कोइलिंग कर लेते हैं। दोनों क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स इनको हम बोलते हैं, क्योंकि दोनों क्रोमेटिड्स एक ही सेंटर पॉइंट के साथ में अटैच्ड हैं, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोल देते हैं। जब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के ऊपर कोइलिंग हो जाएगी तो उसको बोलते हैं मेजर कोइलिंग या सोमेटिक कोइलिंग। ठीक है, सोमेटिक कोइलिंग। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स अर्ली प्रोफेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड फाइबर्स, वो यहाँ पे एक बॉल ऑफ वूल, है ना, जैसे ऊन का गुच्छा होता है, ऊन, वूल, तो वूल का गुच्छे की तरह वो फाइबर्स जो होते हैं इस अर्ली प्रोफेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस जो बाल का गुच्छा जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं स्पाइरिम स्टेज। स्पाइरिम दोबारा से लिखता हूँ, ये जो स्टेज है यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर्स की जो एक बाल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्पाइरिम स्टेज। स्पाइरिम स्टेज, है ना। तो स्पाइरिम स्टेज के अंदर जो है क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं अर्ली प्रोफेज के अंदर। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ अर्ली प्रोफेज का। ये देखो, ये है अर्ली प्रोफेज। इस अर्ली प्रोफेज के अंदर यहाँ तो आपको अलग अलग क्रोमेटिन फाइबर्स विजिबल होते हैं, अदरवाइज क्या है कि पूरे के पूरे जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे गुच्छे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको स्पाइरिम स्टेज जो है वो हम बोलते हैं। तो अर्ली प्रोफेज आपको समझ में आया। मिड प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन होता है वो कंडेंसेशन कंटिन्यू रहता है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मोर कंडेंस्ड हो जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन वो आपको प्रोमिनेंट विजिबल हो जाएंगे ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। छोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के ऊपर एक प्रोटीन की मैट्रिक्स डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसी वजह से वो थोड़े से आपको थिक भी नजर आएंगे, है ना। तो ये है मिड प्रोफेज। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या हो जाएंगे, इनकी आपस में कोइलिंग और ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर कोइलिंग ज़्यादा भी हो जाएगी और इनका कंडेंसेशन और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो आपस की जो कोइलिंग होती है वो कोइलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, देखो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोइलिंग हो जाएगी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स की एक दूसरे के साथ में। इस स्ट्रॉन्ग जो कोइलिंग होती है इसको बोलते हैं प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग। फ्लेक्टोनेमिक कोइलिंग। एक दूसरी कोइलिंग होती है उसको बोलते हैं पैरानेमिक कोइलिंग। ठीक है, पैरानेमिक कोइलिंग। वो जो पैरानेमिक कोइलिंग होती है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स की आपस में, वो लूज कोइलिंग होती है, लूज कोइलिंग। वो जो लूज कोइलिंग जो आपको देखने को मिलेगी वो मियोसिस के प्रोफेज फेज के अंदर आपको देखने को, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस के जो प्रोफेज के अंदर है वो इन दोनों की जो कोइलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट कोइलिंग होती है। जो सोमेटिक कोइलिंग प्रेजेंट होती है वो टाइट कोइलिंग जो है इजीली रिमूवेबल नहीं होती, इसलिए उसको प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा जो एस्टर्स होते हैं उन एस्टर्स का जो है फर्दर मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल इन मिड प्रोफेज। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस चलती है मिड प्रोफेज के अंदर कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस हैं वो डीजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। देखो यहाँ पे ये जो आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो अर्ली प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस था, लेकिन मिड प्रोफेज के अंदर वो न्यूक्लियोलस डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है, और जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी डीजनरेट करना स्टार्ट यहाँ पे मिड प्रोफेज के अंदर उसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इतना था मिड प्रोफेज के अंदर। अब बात करते हैं लेट प्रोफेज की। ठीक है, तो लेट प्रोफेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम्स का, देखो जब तक मेटाफेज नहीं आता, मेटाफेज स्टेज जो सेकंड स्टेज है माइटोसिस की, अभी तो हम पहली स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेज को, मेटाफेज स्टेज जब आएगी सेकंड स्टेज, उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो मेटाफेज स्टेज जब तक आएगी तब तक कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स वो चलता रहेगा, तो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा जो लेट प्रोफेज के अंदर और क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस हैं वो कंप्लीट डिसअपियरेंस उनका हो जाएगा। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द एस्ट्रल रेज, है ना। एस्ट्रल रेज मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे जो है वो
माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स पोल्स के ऊपर। अब इन फाइबर्स में से बड़े फाइबर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, उन बड़े फाइबर्स को बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है कि क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंटिन्यू रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है लेट प्रोफेज। इस लेट प्रोफेज में क्या है कि जो सेंट्रियोल हैं, जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंटिन्यू है ना। देखो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ कंडेंसिटिविटी देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंडेंस क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे लेट प्रोफेज के अंदर। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्पिंडल फाइबर्स, देखो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ये जो डॉटेड जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। एस्ट्रल रेज में से ही कुछ एस्ट्रल रेज स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। तो और पॉलीमराइजेशन जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, है ना, उस पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बन जाते हैं। इसमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स आप देखेंगे कि क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, कुछ स्पिंडल फाइबर्स तो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर्स एक पोल से दूसरे पोल की तरफ कंटिन्यूस जाते हैं और कुछ जो है छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कई सारे तरह के स्पिंडल फाइबर्स हैं। आगे जब मैं आपको स्पिंडल एपरेटस जब बताऊंगा तो उसमें आपको ये दो तीन तरह के स्पिंडल फाइबर्स में आपको बताऊंगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ में अटैच हो जाते हैं उनको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स या क्रोमोसोमल फाइबर्स उनको हम बोलते हैं। ये क्रोमोसोमल जो फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स को खींच के लेके जाएंगे अपोजिट पोल्स में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अभी चलते हैं। लेट प्रोफेज समझ में आया? ये देखो लेट प्रोफेज का ही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब जो सेकेंड स्टेज है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रोमेटाफेज, है ना। लेट एनाफेज और मेटाफेज से पहले एक बिल्कुल छोटी सी जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो स्टेज प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्रोमेटाफेज स्टेज। और उस प्रोमेटाफेज स्टेज के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स यहाँ पे जो है अटैच हो चुके हैं, है ना। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गए, लेकिन अटैच होने के बाद क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर इरेगुलरली स्कैटर्ड आपको मिलेंगे। कोई यहाँ मिलेगा, कोई यहाँ मिलेगा, कोई यहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये स्पिंडल फाइबर्स इन सभी क्रोमोसोम्स को इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अरेंज हो जाएंगे, है ना। इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जैसे ही सारे क्रोमोसोम्स एक सीधी लाइन के अंदर अरेंज हो जाएंगे तो मेटाफेज स्टेज जो है वो आ जाएगी। तो जब तक ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर इरेगुलरली स्कैटर्ड हैं तब तक इसको बोलेंगे प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज के बाद आती है मेटाफेज स्टेज। अब मेटाफेज स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो इरेगुलरली जो स्कैटर्ड क्रोमोसोम्स थे न्यूक्लियस के अंदर वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स इस इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाएंगे और इन इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर उनको कौन अरेंज करता है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ जो है कम या ज़्यादा हो सकती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। तो वो जो है इन सभी क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज करते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेशन प्रोसेस। कॉन्ग्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्रोमोसोम्स को इस इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज कर देते हैं। अब क्रोमोसोमल जो फाइबर्स हैं, है ना, तो क्रोमोसोमल फाइबर्स कौन से बताए थे मैंने कि वो स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स के साथ में अटैच्ड होते हैं तो वो काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस डायग्राम के अंदर, इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि जो बीच में जो आपको ये ऑरेंज कलर की जो डॉट नजर आ रही हैं ये है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर आपको इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर नजर आएंगे और जो क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं, ये देखो ये आर्म्स, दीज आर्म्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं मेटाफेज स्टेज के अंदर। सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड जो होते हैं वो इसी स्टेज के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये थी मेटाफेज स्टेज जिसके अंदर
क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। मेटाफेज स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज। अब एनाफेज स्टेज जो होती है वो सबसे छोटे ड्यूरेशन की होती है, शॉर्टेड ड्यूरेशन होता है माइटोसिस के अंदर, एनाफेज स्टेज के अंदर। अब इस एनाफेज स्टेज के अंदर सबसे पहला क्या होगा कि हमने मेटाफेज के अंदर देखा था कि एक काइनेटोकोर के साथ में 2 फाइबर्स अटैच हो रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसके अंदर जो काइनेटोकोर हैं या सेंट्रोमियर इसको बोलते हैं, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद जो 2 फाइबर थे वो दोनों फाइबर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। दोनों जैसे ही अलग हो जाएंगे तो अलग होने के बाद जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को, इन डॉटर क्रोमोसोम्स को, उनको जो अलग अलग हो गए ना, जो क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, उनको अब डॉटर क्रोमोसोम्स हम बोल देते हैं। तो इन डॉटर क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट कराते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स को मूव करके लेके जाएंगे टुवार्ड्स द अपोजिट पोल्स। अब ये जो अपोजिट पोल्स की तरफ जो मूवमेंट कराते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स का, उसके लिए कई बहुत सारे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टुवार्ड्स द अपोजिट पोल्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी जो स्पीड होती है ना, मूवमेंट की स्पीड होती है वो होती है 1 माइक्रोमीटर पर मिनट, और एनर्जी यूज होती है इसके अंदर एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि जो माइक्रोट्यूबुल्स का पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन होता है वो किस एटीपी का यूज करके ही होती है, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सबसे पहला तो क्या है कि जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के साथ में जो फाइबर्स अटैच्ड होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनकी लेंथ छोटी हो जाती है। तो दोनों साइड के क्रोमोसोमल फाइबर्स की अगर लेंथ छोटी हो जाएगी तो क्या होगा कि इसको अपने आप पोल्स की तरफ वो खींच लेंगे, तो पुलिंग फोर्स जनरेट होगा, तो डॉटर क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ वो खींचेंगे। दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है कि जो कंटिन्यूअस फाइबर्स होते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर्स वो होते हैं जो एक पोल को दूसरे पोल के साथ में अटैच करते हैं, है ना। तो एक पोल से दूसरे पोल के साथ जो अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स। तो कंटिन्यूअस फाइबर्स की जो है स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग यानी कि उनकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो अगर इनकी लेंथ इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में इंक्रीज होगी, है ना, तो जो होते हैं पोल्स जो होते हैं एक दूसरे से अपोजिट साइड में थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। पोल्स दूर हो जाएंगे तो क्रोमोसोम्स भी जो है खींचे जाएंगे दोनों पोल्स की तरफ। दूसरा फोर्स था स्ट्रेचिंग ऑफ द कंटिन्यूअस फाइबर्स। तीसरा फोर्स जो होता है वो है रिपल्सन बिटवीन सेंट्रोमियर्स ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर हैं, इसका सेंट्रोमियर और उसका सेंट्रोमियर, इसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों अपोजिट साइज में चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स है वो है इलोंगेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। अब इंटरजोनल फाइबर्स क्या हैं कि जो 2 डॉटर क्रोमोसोम्स जो सेपरेट हुए हैं, सेपरेट होने के बाद इन 2 डॉटर क्रोमोसोम्स के बीच में भी एक स्पिंडल फाइबर बन जाता है, नया स्पिंडल फाइबर जो दोनों को अटैच करता है, उसको बोलते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। ये इंटरजोनल फाइबर की लेंथ के अंदर इंक्रीज होती है, इसकी इलोंगेशन होता है। तो उसकी इलोंगेट, जब ये इंटरजोनल फाइबर इलोंगेट होगा इस साइड में और इस साइड में, तो क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ उनका मूवमेंट होगा। तो दीज वर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। अब जो लेंथ जो है ना, डॉटर क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट डॉटर क्रोमोसोम्स की अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि जो सेंट्रोमियर है ना, उस सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे है। अगर वो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में प्रेजेंट है तो दोनों आर्म की लेंथ इक्वल होगी, तो आइसोब्रैंकियल आर्म या होमोब्रैंकियल आर्म हो जाएगी, दोनों की आर्म बराबर होगी। और अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में ना होके थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर हो तो एक आर्म छोटी हो जाएगी, दूसरी आर्म बड़ी हो जाएगी। तो जब देखो, अगर दोनों आर्म इक्वल हैं, है ना, दोनों आर्म इक्वल हैं और इस क्रोमोसोम्स को अगर हम इधर पुल करेंगे
तो इसकी जो शेप बनेगी वो बन जाएगी वी शेप, ठीक है। वी शेप की जो है यहाँ पे वी शेप बन जाएगी डॉटर क्रोमोसोम की। और अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में ना हो के थोड़ी सी अवे फ्रॉम द सेंटर हो और इसको अगर हम पुल करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस तरह की बनेगी। एक आर्म बड़ी होगी, दूसरी आर्म छोटी होगी, तो एल शेप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना। और अगर सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल एक एंड ऑफ द क्रोमोसोम हो और इस क्रोमोसोम को अगर हम पुल करेंगे तो जो डॉटर क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरह से बन जाएगी, इस तरह से रोड शेप स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी, केवल एक ही आर्म उसके अंदर होगी। तो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, है ना, तो डॉटर क्रोमोसोम्स की जो है शेप अलग अलग हो सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। जो नेक्स्ट स्टेज है माइटोसिस की उसको बोलते हैं टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट था डॉटर क्रोमोसोम्स का वो कंप्लीट मूवमेंट हो जाएगा और दोनों पोल्स के ऊपर जो है डॉटर क्रोमोसोम्स वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वंस जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर डबल हुआ था उसमें से हाफ इस साइड में पहुंच जाएगा और हाफ इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद इसके अलावा और क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिजनरेट हो गई थी प्रोफेज के अंदर, वो उसका फिर से नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है ना, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जो न्यूक्लियोलस वाला रीजन होता है, तो वो न्यूक्लियोलस फिर से नया न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेज स्टेज के अंदर। इसके अलावा जो एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म, तो वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स का जो पहले कंडेंसेशन हो रहा था अब वो डीकंडेंसेशन उनका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेज स्टेज के अंदर जाएंगे साइटोकाइनेसिस के बाद, तो वो डीकंडेंस स्टेज के अंदर फिर से जाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रोस्फियर का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेंट्रोस्फियर होता है, जो सेंट्रियोल और सेंट्रियोल के चारों तरफ में एक मैट्रिक्स होती है सेंट्रोस्फियर, तो वो सेंट्रोस्फियर डिजनरेट हो गया था प्रोफेज के अंदर, वो सेंट्रोस्फियर दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है डायग्राम ऑफ द टीलोफेज। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो माइटोसिस जो प्रोसेस है, इसके अंदर क्या हुआ कि जो एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड थे, है ना, उन 2 क्रोमेटिड्स का सेपरेशन यहाँ पे हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे डॉटर सेल्स के अंदर। इसके सेल के अंदर भी इतना, इसके अंदर भी इतना। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के पास थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के अंदर पहुंच जाएंगे, बिकॉज द क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इन द एनाफेज स्टेज, ठीक है। तो ये थी टीलोफेज स्टेज। इसके अलावा एक चीज़ और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि टीलोफेज स्टेज के अंदर, है ना, जो सेल होती है, सेल के अंदर दोनों साइड पे आपको डिप्रेशन यहाँ पे विजिबल आ रहा है ना। तो क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है ना, कैरियोकाइनेसिस अभी तो हमने स्टडी कर रहे थे, कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस, सेल का एक्चुअल डिवीजन होना है। तो सेल का जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है वो मेटाफेज के टाइम से ही शुरू हो जाती है, तैयारी शुरू कर लेती है। तो आप यहाँ पे जो डिप्रेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशिएट हो चुकी है साइटोकाइनेसिस। तो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है हमारी साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस का पहला फेज खत्म किया, कैरियोकाइनेसिस। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस इन द माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस में 2 तरह से साइटोकाइनेसिस आपको नजर आएगी। एक है एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस और एक है प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस। तो जो एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल फोरो के द्वारा होती है। सेल फोरो का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे पहले एक मिड बॉडी बनती है। मिड बॉडी एक्टिन जो फाइबर्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट, वो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट आप देखेंगे कि इस सेल के चारों तरफ में एक एक्टिन माइक्रोफिलामेंट का रिंग फॉर्म हो जाता है और बीच में एक सेंटर बॉडी बन जाती है। अब जो ये रिंग होता है, ये रिंग जो है अपने आप को बाहर से अंदर के साइड में पुल करता है,
ठीक है। तो ये रिंग का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। अब जब ये रिंग का साइज जैसे ही स्मॉल साइज का रिंग होता जाएगा तो ये अपने साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी खींच के लेके आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है ना, सेल के बिल्कुल बीच में। तो जो रिंग जो पहले बड़ा साइज का रिंग था वो फिर से छोटा साइज का हो जाएगा और फिर और छोटा साइज का हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये रिंग जो है एक्टिन फाइबर्स का रिंग छोटा होता जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच के लेके आता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं सेल फुरो। और इसके अंदर जो सेल फुरो के अंदर जो 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 फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से अंदर के साइड में इसमें फोर्स लगता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होता है सेल फुरो का। तो इस तरह से एनिमल सेल जो है वो सेल फुरो के द्वारा डिवाइड होती है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल के अंदर देखेंगे तो प्लांट सेल के बीच में यहाँ पे एक सेल प्लेट बनती है और ये सेल प्लेट किससे बनी होती है? फ्रेगमोब्लास्ट। फ्रेगमोब्लास्ट मैंने बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स के टुकड़े होते हैं, है ना, पीसीस होते हैं। उन पीसीस से बीच में जो छोटी सी जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं फ्रेगमोब्लास्ट या सेल प्लेट। अब जो ये सेल प्लेट है ये सेल प्लेट माइग्रेट करती है टुवर्ड्स द आउटर डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में छोटी सी सेल प्लेट बीच में बनेगी और ये सेल प्लेट जो है वो माइग्रेट करेगी आउटर साइड में। तो इस तरह का जो आउटर साइड में जो फोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अरेंजमेंट की तरह ये सेल प्लेट जो है वो बीच में से शुरू होके यहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँच जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जैसे ही ये पहुँच जाएगी तो सेल को 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर देगी और ये बीच में जो सेल प्लेट बनी थी ये मिडिल लमेला बन जाएगी और इस मिडिल लमेला के ऊपर जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस 2 तरीके से जो है सेल का जो है साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन होता है, सेल फुरो के द्वारा एनिमल सेल के अंदर एंड सेल प्लेट का फॉर्मेशन से कहाँ पे होती है? प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो माइटोसिस होती हैं वो माइटोसिस कई अलग अलग तरह की माइटोसिस होती हैं। फॉर एग्जांपल एनेस्ट्रल माइटोसिस। एनेस्ट्रल माइटोसिस प्लांट्स के अंदर होती है कि इसके अंदर एस्टर नहीं होते, एस्टर एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो एस्टर से नहीं बनते। वो एस्टर जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, जो सेंट्रोस्फियर वाला जो रीजन होता है वहाँ पे किसी दूसरी स्ट्रक्चर से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो वहाँ पे जो है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। तो सेंट्रियोल एब्सेंट होने की वजह से एस्टर वहाँ पे नहीं बनते। तो जो स्पिंडल फाइबर्स विदाउट एस्टर, एस्टर से जो स्पिंडल फाइबर नहीं बनती है उनको बोलते हैं एनेस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स। और वो एनेस्ट्रल स्पिंडल फाइबर जहाँ पे बनेंगे उसको बोलेंगे एनेस्ट्रल माइटोसिस। प्लांट सेल्स के अंदर आप देखेंगे। दूसरी है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस का मतलब है कि 2 एस्टर से स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी बनेंगे यहाँ से भी बनेंगे। तो 2 एस्टर अगर प्रेजेंट होंगे जिस माइटोसिस के अंदर उसको बोलेंगे एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। एनिमल सेल के अंदर ये एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस चलती है। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट नहीं होती है ना। तो विदाउट द डीजनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो उस माइटोसिस को बोलेंगे इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस आपको प्रोटोजोअन्स के अंदर, अमीबा के अंदर, यीस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइप की जो माइटोसिस है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब है कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो न्यूक्लियस के बाहर बनते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइप की माइटोसिस है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस के अंदर क्या होगा कि जो डीएनए जो होता है वो डीएनए डुप्लीकेट तो हो जाता है इंटरफेस के अंदर, लेकिन उस डीएनए का जो है सेपरेशन नहीं होता। तो वो डीएनए जो सेपरेट होना था वो सेपरेट नहीं हो पाता, उसको केवल डुप्लीकेशन हो जाता है और वो डुप्लीकेटेड डीएनए केवल एक ही सेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस तरह की माइटोसिस आपको मैन के लीवर सेल के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और प्लांट सेल्स के अंदर भी कई जगह आपको
जो पॉलीप्लॉइडिक कंडीशंस होती है वो पॉलीप्लॉइडिक कंडीशंस मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो माइटोसिस प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के माइटोसिस के अंदर क्या होगा कि केवल कैरियोकाइनेसिस होती रहेगी, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा लेकिन एक्चुअल में सेल का डिवीजन नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल थी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सब बन जाएगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, है ना। क्या बोलेंगे इसको? सिनोसिटिक कंडीशन, यानी कि वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस तो कई बार डिवाइड हो गया लेकिन सेल एक्चुअल में डिवाइड नहीं हुई। तो इस तरह की जो माइटोसिस होती है उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको फंजाई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, फंगल हाइफी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंडोस्पर्म सेल, कुछ प्लांट्स की जो एंडोस्पर्म सेल होती है वहाँ पे भी आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल जाएंगे। तो these were the various types of the mitosis taking place in the different types of the cells और organisms। ठीक है, तो ये था माइटोसिस के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को जो है वो शेयर करते रहिए ताकि बाकी और लोगों की भी हेल्प हो जाए। गुड बाय।